तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में इस टाइप का प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा आता है स्ट्रीम मास सिस्टम को करके। और इस स्ट्रीम मास सिस्टम का थ्योरी को अगर आप समझ लेंगे तो यहां से ही आपको मैं समझा दूंगा लूपिंग द लूप। क्या समझा देंगे? लूपिंग द यस। और मैं जब सर्कुलर मोशन आपको पढ़ा रहा था स्टूडेंट, तो वहां पे बोला था कि देखिए मोशन इन वर्टिकल प्लेन के लिए ये भी मोशन क्या है? स्ट्रीम मास सिस्टम एंड मोशन इन वर्टिकल प्लेन। और कभी अगर कुछ क्लास का रिलैक्सेशन देते हैं तो उसको एंजॉय कीजिए, मतलब वो मेरे माइंड में पहले चलता रहता है, कुछ टाइम देना चाहिए, इसलिए देते हैं। बाकी चीज मेरे पर छोड़ दीजिए। अब स्टूडेंट का बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड था सर एक दो दिन थोड़ा कम रखिए प्रेशर, वर्क प्रेशर। अब ऐसा बोलने से तो मैं क्या ज़्यादा तो लगा नहीं सकता हूँ क्लास, है ना। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम मेरे माइंड में चल रहा है कि सब कुछ ऑन टाइम कवर किया जाए, तो उसके लिए मेरे माइंड वो मेरा बिल्कुल माइंड फिक्स प्लानिंग बैठा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम दे दिए। और टाइम में है कि उधर इलेक्ट्रोस्टैट भी कवर हो गया तो आप एचवाई बनाना शुरू कर रहे होंगे, हाँ ना। इलेक्ट्रोस्टैट तो टॉपिक खत्म हो गया, तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए। और कुछ दिन में इसका वर्क ऑफ एनर्जी भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद शायद ही कोई टॉपिक इतना बड़ा रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैट बड़ा टॉपिक था। तो देखिए, तो सर्कुलर मोशन में जब मैं मोशन इन वर्टिकल प्लेन पढ़ा रहा था, आपको बताया था कि अभी के लिए फॉर मोमेंट मैं स्पीड को हर पॉइंट पे सेम मानूंगा। वो मेरा एक अजम्पशन था, वन ऑफ द स्पेशल केस। बट यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रीम मास सिस्टम है, जिस स्ट्रीम मास सिस्टम रॉड मास सिस्टम नहीं है, क्योंकि में रॉड मास सिस्टम पे भी प्रॉब्लम है, उसको भी लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्ट्रीम मास सिस्टम। क्या ले रहा है स्टूडेंट? स्ट्रीम मास सिस्टम। ओके, और आपको ये भी पढ़ाया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल आप कहीं भी मान सकते हैं। ओके, तो इस यहाँ पे ये मेरा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज माय पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस इस लोएस्ट पॉइंट पे मैंने क्या मान लिया है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? 0। इसमें तो कोई इशू नहीं है अब इतना पढ़ाने के बाद। और यहाँ पे मैं यहाँ पे v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया। कितना स्पीड से? v नॉट स्पीड से। तब मुझे निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड एंड टेंशन एट पॉइंट बी। व्हाट इज द स्पीड एंड टेंशन एट पॉइंट बी। तो जो एक कोई देखिए, इट इज नॉट कोई थ्योरी नहीं है, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो इस टाइप का सिचुएशन में दो ही काम करना होता है। इस टाइप का प्रॉब्लम में जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, तजुर्बा है, कि एक हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और एक हम लोग लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिजल्ट क्या होता है? F इक्वल टू m। F इक्वल टू m इज नॉट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका रिजल्ट होता है F इक्वल टू ma। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने का कुछ क्राइटेरिया, कुछ सर्टेन कंडीशन था, तो आपको पढ़ा चुके हैं। कंडीशन ये था कि डिसिपेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, उसका वर्क 0 होना चाहिए। और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो भी रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें अपार्ट फ्रॉम mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपार्ट फ्रॉम mg यहाँ पे टेंशन लग रहा है, बट वो टेंशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो प्रेजेंट हो बट वर्क नहीं करता हो, देन वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर जो कोई फोर्स अगर प्रेजेंट है अब वर्क ही नहीं कर रहा है, तो उसका फिर रोल क्या है? ऐसा तो दिमाग में आता है ना कि कोई फोर्स प्रेजेंट है अब वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको सिंपल सा एग्जांपल से ही मानिए कि आपके यहाँ जो वेरी ओल्ड पर्सन है जो अब काम नहीं करते, उनका एक ही काम होता है कि घर के बाहर एक सुबह सुबह आप उठेंगे, चेयर लगा देंगे, पेपर पढ़ते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, बस ऑब्जर्व करते रहेंगे। आप निकलिएगा, कहाँ जा रहे हो, आइएगा, इतना देर से क्यों आ रहे हो, मतलब वो सारा काम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही काम था, कॉन्स्ट्रेंट
फैमिली को बांध के रखना नहीं। वैसे ही वैसा कोई भी फोर्स जो वर्क नहीं कर रहा हो तो ऐसा नहीं बोलना है कि सर यूजलेस फोर्स हो गया। हो सकता है कांस्टेंट फोर्स हो सकता है उसी फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन जो है वो वाटलेस फोर्स है, बट उसके वजह से कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। तो उस टाइप का फोर्स को, उस टाइप का सब जो बोलते हैं उसको लाइन में कहीं कहीं पे लिख लीजिएगा। तो उस वैसा फोर्स जो वाटलेस है, वर्क नहीं कर रहा है, बट वो किसी सिचुएशन के लिए वहां प्रेजेंट है, किसी चीज के लिए वहां प्रेजेंट है, किसी मोशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उस टाइप का फोर्स को बोलते हैं स्मूथ कांस्टेंट फोर्स। इस टाइप क्या बोलेंगे, स्मूथ कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। ओके, एनीवे, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो जब आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सॉरी यहाँ पे जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू 0 ले लिए, इसका मतलब है तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मतलब K प्लस क्यू आर। आपको पता है ना कि मैकेनिकल होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो K प्लस यू इक्वल टू KB प्लस QV है ना। तो K कितना रहेगा, हाफ mv नॉट स्क्वायर, और UA कितना रहेगा, आप A पे ही मान लीजिए, A के लेवल को ही मान लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल 0। इसका मतलब है कि आपको यहां से हाइट, इसका क्या है, हाइट 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल जी कितना रहेगा स्टूडेंट, 0। बट इस पॉइंट से B का ये हाइट कितना रहेगा स्टूडेंट बताइए। तो ये है L cos थीटा, तो A रहेगा L माइनस L cos S। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल प्लस mg L 1 माइनस cos थीटा है ना। और एक काम कीजिए कि m से n को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा है ना। यहां तक सब। अब इसको आप शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, इसको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स में आप चाहेंगे तो रख सकते हैं, और नहीं भी रखते हैं तो आपको इक्वेशन अप्लाई करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। चलिए, अब यहाँ पे मेरा थीटा का जो वेरिएशन, मैं थीटा को इस लाइन से मेजर कर रहा हूं ऐसे करते हुए। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, अगर ये मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था 0 से 360 है ना, 0 से 360। तो ये बताइए कि आज इसमें बहुत बढ़िया से काम करेंगे। ओके, तो अगर कॉस का सही से अगर आप ग्राफ देखते हैं, तो यही है ना कॉस का ग्राफ, यहां पे है 180 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। बोलिए 0 से 360 तक कहां तक कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है, कहां से कॉस का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो 0 से 180 तक कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये बताइए कि ये वैल्यू 0 से 180 के बीच के लिए मैं बात कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, थीटा इंक्रीजेज तो कॉस थीटा डिक्रीजेज है ना, और कॉस थीटा डिक्रीजेज तो ए वैल्यू अगर कम होगा, कॉस थीटा कम होगा, तो व्हाट अबाउट दिस ब्रैकेट, इंक्रीज होगा, और जब ए वैल्यू इंक्रीज होगा तो व्हाट अबाउट दिस वन, पूरा 2gl 1 माइनस cos थीटा इंक्रीज होगा, और जब a वैल्यू 2gl 1 माइनस cos थीटा इंक्रीज होगा, देन व्हाट अबाउट दिस होल क्वांटिटी इन राइट हैंड साइड, डिक्रीज हो जाएगा। अरे इसमें कोई भी सरप्राइजिंग की बात नहीं है। अगर थीटा इक्वल टू 180 मतलब नहीं कहता आप हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, है ना। थीटा इक्वल टू 180 मतलब आप कहां पे हैं, पॉइंट सी पे हैं, और आपने क्या किया है,
अब यहाँ पे कोई मोटर नहीं लगा हुआ है कि इसको घुमाते रहेगा। एक ऐसा भी प्रॉब्लम रहेगा कि आप ऐसे करके घुमा रहे हैं, आप मोटर बने हुए हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं, बस यहाँ पे आपने V नोट से इसको एक इम्पल्स देकर छोड़ दिया है। जस्ट यहाँ से V नोट आप देकर छोड़ दिए, तो V नोट देकर छोड़ दिए तो खुद से इसको जाना है तो नहीं जाता है, ऊपर जाते जाते यहाँ तक जाते इसका स्पीड कम होना चाहिए, है ना। एनर्जी इधर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, करेक्ट। तो इसका अगर पोटेंशियल जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो स्पीड तो कम होना ही चाहिए था, है ना। अच्छा, अब खुद लॉजिक लगाइए। अगर यहां से यहां तक जाते हैं स्पीड कम होगा, मानते हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स का इक्वेशन नहीं देते, सिर्फ ऐसे ही पूछ सकते हैं कि V नोट से यहां पे प्रोजेक्ट कर दिए हैं और फॉर मोमेंट कुछ देर के लिए 5 सेकंड के लिए सोच लीजिए कि इसको एक कंप्लीट सर्किल में अगर मूव करता, इफ इट मूव इन कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, तो नहीं था कि A से C तक जाने के टाइम पे इसका स्पीड कम होते जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली तो यही दिमाग में आएगा ना। और C से A तक वापस आने के टाइम पे इंक्रीज होगा। तो वही बात तो ये इक्वेशन भी बोल रहा है। अगर यहां से V इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं नाम फर्स्ट दे रहा हूं, तो यहां से V इक्वल टू आप लिखेंगे तो V इक्वल टू क्या लिखिएगा, V नोट स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस टाइम। नहीं बोला यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखे, इतना आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड है, ये क्या है स्पीड, तो स्पीड नेवर बी निगेटिव, ये बात बार बार बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब बताइए 0 से 180 तक ये वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट 180 से 360, देखते हैं कॉस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। तो 180 से 360, तो 180 से 360 का मतलब आने का टाइम आया ना, 0 से 180 का मतलब ऊपर जाने का टाइम, और 180 से 360 मतलब वापस आने का टाइम, करेक्ट। तो 180 से 360 के बीच में कॉस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, किसके लिए, इफ थीटा बिलोंग टू 180 से 360, then theta increases, cos theta also increases, और cos theta also increases, then एक क्वांटिटी cos theta का वैल्यू ज्यादा तो a ब्रैकेट का वैल्यू कम, और a ब्रैकेट का वैल्यू कम तो इस ब्रैकेट का वैल्यू, इसका इस फैक्टर का वैल्यू कम, और इस फैक्टर का वैल्यू कम, तो ओवरऑल फैक्टर का वैल्यू, ओवरऑल फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर मास स्ट्रिंग सिस्टम है और मोशन इन वर्टिकल प्लेन है, और आप एक इम्पल्स V नोट देकर छोड़ दिए हैं, तो V नोट इम्पल्स अगर देंगे तो उस टाइम पे 0 से ऊपर जाने के टाइम पे स्पीड कम होगा और नीचे आने के टाइम पे स्पीड ज़्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? तो आपको लगता है कि इट इज ए थ्योरी था या इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हाँ है ना। अब यहां देखिए स्टूडेंट, बी मेरा कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था, अब बताइए बी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट? एक तो mg लग रहा है, और ये तो आप लोग को पहले से ही पता है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। टेंशन, यस, नॉर्मल, ये तो किसी के एक स्ट्रिंग के ही कांटेक्ट में है, तो ए थीटा, तो ए भी क्या रहेगा, थीटा। अब चलिए रिजॉल्व कंपोनेंट, तो आपका टोटल फोर्स तो यही है ना, T प्लस एम जी इक्वल टू एम ए, हाँ या ना। दिस इज द मेन इक्वेशन, इसको बोलते हैं वेक्टोरियल इक्वेशन। तो रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस टुवर्ड द सेंटर, सारे फोर्स को टुवर्ड द सेंटर रिजॉल्व कीजिए। तो T का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, T cos 0, हाँ या ना। और mg का कंपोनेंट क्या होगा टुवर्ड द सेंटर, mg cos
बोलिए 80, मैं एक ही इक्वेशन यूज करता हूँ कंप्यूटर ब्रेक करने के लिए जनरली, कॉस का इक्वेशन, ठीक है। टी कॉस 0 प्लस एम जी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेशन टुवार्ड द सेंटर, मास इंटू एक्सेशन टुवार्ड द सेंटर। तो T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर का काम यहाँ पे कौन करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेगा। तो T इक्वल टू क्या लिखिएगा स्टूडेंट, एम जी कॉस थीटा अब प्लस एम बाई एल। अब वी स्क्वायर का वैल्यू अभी जस्ट रेडीमेड हम लोग निकाले हैं बी पॉइंट पे, याद है। तो मैंने दो ही काम किया, ध्यान से देखिए। एक काम मैंने किया कि मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर भी निकाला, और सेकेंड काम किया टेंशन निकालने के लिए किसी भी पॉइंट बी पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किया, हाँ या ना। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, वी स्क्वायर का वैल्यू था वी नॉट स्क्वायर बोलिए वी नॉट स्क्वायर माइनस वन माइनस कॉस थीटा। तो कितना आ जाएगा टी इक्वल टू स्टूडेंट, सारा कुछ कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस, बोलिए कितना आएगा, देखिए तो सही है। अभी देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। MGL को मैंने बाहर ले लिया, प्रॉब्लम क्या, हाँ एल कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो ठीक है, mg3 cos थीटा माइनस 2। तो देखिए अब मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सारा आप फार्मूला रटिए, बट इस टाइप का सिचुएशन के लिए आप थोड़ा फास्ट होने के लिए, जैसे आप एचसी का इतना सारा प्रॉब्लम बनाते रहिएगा, तो बार बार डेरिवेशन न करके अगर आपको स्ट्रिंग मास सिस्टम का याद है फार्मूला रेडीमेड, तो आप इसको T इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस mg3 cos थीटा माइनस 2। तो T के लिए या V के लिए T निकालने के लिए आपने क्या किया, प्रोसेस बता सकते हैं। T निकालने के लिए आपने यही किया ना कि A और B के बीच कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल अप्लाई किए, हाँ ना। और भी निकालने के लिए तो T पे आने के लिए पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल बिटवीन A एंड B, और उसके बाद पॉइंट B पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कर दिए। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आया एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस mg3 cos थीटा माइनस 2। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V नॉट, यहाँ देखिएगा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V नॉट अगर इफ थीटा इंक्रीजेज, यहाँ देखिए स्टूडेंट, थीटा इंक्रीजेज तो व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, लेकिन कहां से कहां के बीच में, इसके बीच में। तो थीटा इंक्रीजेज कॉस थीटा डिक्रीजेज, तो कॉस थीटा डिक्रीजेज तो एक क्वांटिटी डिक्रीजेज, हाँ या ना। एक क्वांटिटी डिक्रीज तो ये ब्रैकेट भी डिक्रीजेज, और ए ब्रैकेट डिक्रीजेज यहां पे प्लस लगा हुआ है, तो नहीं लगता होल क्वांटिटी डिक्रीजेज, तो टेंशन डिक्रीजेज। अब अगर 180 से
360 के बीच में, 180 से 360 के बीच में अगर काम करते हैं तो तब उस कंडीशन के लिए बताइए। तो उस कंडीशन के लिए थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड कॉस थीटा इंक्रीजेज देन टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेज। करेक्ट। तो अब यहां पे आपके सामने सारा सिचुएशन है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, एक ऑब्जेक्टिव पकड़ने में हम लोग को काम में आएगा। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि अगर यहां तक हो गया, सपोज कीजिए कि ये मेरा पॉइंट था ए, जहां से हमने शुरू किया। ए पॉइंट है कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट बी, अरे हाईएस्ट पॉइंट है सी। तो नहीं लगता कि ए से सी तक जाते हुए, ए से सी तक, ए टू सी टेंशन डिक्रीज हो रहा है। If particle can move in complete vertical circle, then when we are going from A to C, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो टेंशन कम हो रहा है, and when coming from C to A, जब C से A पे आइएगा तो टेंशन फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब जनरली होता तो यहां बताइए, इस केस में मैक्सिमम टेंशन कहां रहेगा। ये आपके सामने फार्मूला है। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V नॉट एंड इफ पार्टिकल कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल, वेरी गुड। तो नहीं था कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, टी का मैक्सिमम वैल्यू वहां होगा जहां पे इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस टर्म का 0 से 360 के बीच में कॉस का वैल्यू एक बार प्लस 1 होता है, एक बार माइनस 1 होता है, हाँ ना। इसका मतलब है कि टी मैक्स, यहां देखिए टी मैक्स कहां पे होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू व्हाट, 0। तो थीटा 0 बोले या 360 बोले अलग बात है, सेम ही पॉइंट। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, बताइए। बोलना है कि सर वो मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल अब प्लस एम जी हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। और बोलिए मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा, वेरी गुड, जहां पे कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा। क्या प्रॉब्लम है, जहां पे कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू रहेगा। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कहां पे रहेगा। और ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूं, ये बात मैं उसके लिए बोल रहा हूं जब नहीं होगा। 1 मिनट वेट कीजिए, वेट फॉर राइट टाइम। ये पहले ही बोल दिए हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं वो मेरा कंडीशन है कि व्हेन पार्टिकल कवरिंग कंप्लीटिंग द होल सर्कल इन वर्टिकल प्लेन। ओके, किसके लिए काम कर रहे हैं, ये इसके लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो अगर कंप्लीट सर्कल, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है और सिर्फ वी नोट देकर छोड़ दिए हैं, तो टी का मिनिमम वैल्यू रहेगा व्हेन थीटा इक्वल टू 180। अरे कौन सा पॉइंट रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम वी नोट स्क्वायर बाई एल, बोलिए फर्स्ट -5 mg, हाँ है ना। थीटा इक्वल टू अगर 180 पुट करिएगा तो 3 cos 180 -2, तो नहीं था -3 -2 -5 हो जाएगा।
है ना। तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। तो देखिए अब होता क्या है ना कि एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग समझते हैं ना, स्ट्रिंग में खिंचाव, स्ट्रेचिंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग कहाँ पे रहेगा? तो बोलना है कि सर जहाँ पे स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगा वहाँ पे स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग रहेगा, और जहाँ पे स्ट्रिंग में सबसे कम टेंशन रहेगा वहाँ पे स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग सबसे कम रहेगा। तो जनरली होता क्या है कि अगर हम लोग इस टाइप का अगर झूला बनाते हैं जिसमें कोई ऐसे आपको वी नोट दे के छोड़ दिया और अगर आप कंप्लीट नहीं भी कर रहे हैं तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादा डरते रहते हैं कि कहीं अगर यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा तो हम लोग गिर जाएंगे। आपको नहीं लगता कि अगर इस स्ट्रिंग को टूटना रहेगा तो सबसे ज़्यादा टूटने का चांस लोएस्ट पॉइंट पे है? हाँ या ना? अगर इसको टूटना रहेगा तो यहाँ जाके टूटेगा या यहाँ टूट जाएगा? लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक करेगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल एक गेम होता है कि हाँ जब ऐसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं तो ज़्यादा डरते रहते हैं, बट वहाँ अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए। करेक्ट, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग को ब्रेक होने का टेंडेंसी कहाँ पे रहेगा? जहाँ पे उसमें टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगा। पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट, इफ पार्टिकल कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्किल। अभी मैं इस बात पे नहीं आ रहा हूं कि सर्किल कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, क्या क्राइटेरिया होगा वो हम लोग डील करेंगे। अभी जस्ट एक फॉर मोमेंट कि अगर पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्किल कवर करता है तो टी मैक्स और टी मिन का डिफरेंस क्या होगा? टी मैक्स और टी मिन का डिफरेंस, तो टी मैक्स और टी मिन का डिफरेंस तो आप यही लिखेगा ना स्टूडेंट, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी माइनस, यहां देखते रहिए, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। देखिए तो ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं लगता ये टर्म कैंसिल हो जाएगा? वेरी गुड। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग मास सिस्टम में अगर आपका मास कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का वैल्यू ऑलवेज 6mg के बराबर रहेगा। पहला पॉइंट, हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम है? आपके सामने ही तो आ गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब इसमें दुखी होने का बात ही नहीं है। आ गया तो आ गया, या आपका लाइफ इजी कर देगा? नहीं। दूसरी बात, इसमें वी नॉट रहा जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट किए थे लोएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल को, नहीं रहा। इसका मतलब है कि अगर एक लाइन लिखना रहेगा यहाँ पे कंक्लूजन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिनका जस्ट नीट या जेईई मेन होने वाला है उनके लिए, कि इफ फॉर दिस स्ट्रिंग मास सिस्टम इफ पार्टिकल कंप्लीटिंग द होल सर्कल इन वर्टिकल प्लेन देन मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का ऑलवेज डिफरेंस 6mg आएगा। पहला ऑब्जर्वेशन। और सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जो 6mg जो डिफरेंस आएगा, दिस वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इज द इम्पल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट एट लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि वी नॉट एक्सप्रेशन में रहा ही नहीं, वो आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, है ना? यस। तो ये 2 पॉइंट सर लिख लीजिए, इन लोगों को मिल जाएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर अ स्ट्रिंग मास सिस्टम इफ पार्टिकल कंप्लीटिंग द होल कंप्लीट सर्कल इन वर्टिकल प्लेन देन difference of maximum tension and minimum tension is always 6mg, and this difference is independent of value of V naught.
चलिए अब यहां देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ एक मैं पॉइंट ले रहा हूं डी, और इस पॉइंट डी पे ये एंगल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितना डिग्री है स्टूडेंट? 90 डिग्री। और हम लोग अभी सपोज कर रहे हैं कि मेरा पार्टिकल कंप्लीट सर्कल में मूव कर रहा है। वी आर सपोजिंग दैट पार्टिकल मूविंग इन कंप्लीट सर्कल। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री लेते हैं, वी आर सपोजिंग दैट particle completing the whole circle। ट्वेल्थ का ओल्ड बैच का स्टूडेंट, ये पता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा चुके हैं? पढ़ाए थे या कुछ बाकी था? केटीजी, यस, हाँ, गैसियस स्टेट में, ओके। और जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह बताए थे। तो आप घबराइए नहीं, फिजिक्स का सिलेबस एकदम इन कमांड है। ऐसी बातों का एक प्रॉब्लम, और जब शुरू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ पे भी आपको सब कुछ कवर करते हुए निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ रहेगा। बस थोड़ा सा मुझे 1-2 क्लास फार्मूला लिखना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको बोलेंगे कि आप पढ़ लीजिए, नहीं तो उसका टेस्ट ले लेंगे, तो वहाँ से रिवीजन करके आप रेडी हो जाएगा। एक ही डिफरेंस तो रहता है वर्क का, साइन का, हाँ है ना। और सारा ग्राफ तो वहाँ पे ड्रॉ ही करवा चुके हैं, याद है? ओके। तो उधर हीट का जब शुरू करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मॉडर्न का 60% कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग करेंगे 0 लेवल से, बट ऑलरेडी अब उतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको प्लेट का कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे। तो मॉडर्न हो गया। उसके बाद इधर मैकेनिक्स, जब वर्क ऑफ एनर्जी है तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, एसएचएम। और जब ये पहला वाला बात नहीं ना है कि आप एक dy बाई dx समझाते रहेंगे, ऑलरेडी एक मोमेंटम मिल चुका है। तो इधर मैकेनिक्स का पार्ट कवर हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कवर हो जाएगा, और उसके बाद सब छोटा छोटा टॉपिक रहेगा। इसलिए बहुत आराम, उतना क्लास अगर लेना शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी एकदम आराम से कवर हो जाएगा। चलिए, तो बताइए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, और टेंशन का तो फार्मूला हम आपके सामने है। तो टेंशन का वैल्यू क्या है देखिए, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कीजिए तो कितना होगा स्टूडेंट? एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, बोलिए, -2mg। और थीटा इक्वल टू अगर 270 पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू 270 पुट करते हैं, मतलब आप इस पॉइंट पे हैं, हाँ या ना? देखिए तो डायग्राम में, तो ए मेरा पॉइंट ए था, ए मेरा पॉइंट सी है। तो पॉइंट ई और डी नहीं लगता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट का बिल्कुल बीच का पॉइंट है, जहाँ पे इधर बिल्कुल ऐसे, जहाँ पे यह स्ट्रिंग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। तो थीटा इक्वल टू 270 पुट कीजिएगा तो डिफरेंट वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू आएगा? सेम वैल्यू आ गया। अब ये बताइए, टी मैक्स अब प्लस टी मिन डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है देखिए तो टी मैक्स था एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल, अब प्लस कितना? एम जी 3 cos थीटा, कितना था? माइनस एम जी था ना, क्या था स्टूडेंट? या माइनस टी मैक्स का वैल्यू कितना था?
प्लस एम जी, अब प्लस एम भी नॉट स्क्वायर बाई एल, अब मिनिमम कितना था माइनस और डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, देखिए तो कितना आता है, देखिए तो इतना ही आता है। तो देखिए एग्जाम में फास्ट होने के लिए आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रिंग मास सिस्टम में अगर वी नोट से प्रोजेक्ट करते हैं लोएस्ट पॉइंट पे, और अगर पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है वर्टिकल प्लेन में, तो नहीं लगता है कि जहाँ पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब थीटा 90 या 270, तो वहाँ का टेंशन मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का एवरेज होता है, हाँ या ना? यस। तो इस पॉइंट को भी हम लोग एक थ्योरी बना लेंगे फास्ट होने के लिए। जो चीज़ आप लॉजिकली अगर याद कर सकते हैं और ये कभी फेल नहीं करेगा, डोंट वरी। इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री, मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल हो जा रहा है, वहाँ का टेंशन मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का एवरेज होता है, हाँ या ना? बाकी पॉइंट के लिए मुझे नहीं पता है, बट 4 पॉइंट के लिए तो पता हो गया, लोएस्ट, हाईएस्ट और एवरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर इसका एडवांटेज क्या होगा? तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि मान लेते हैं कि मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ये दिए हैं कि ये पॉइंट ए है, ये सी है और ये पॉइंट डी है, और मैं बोल दिया कि टेंशन एट सी इक्वल टू 3 mg, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिए हैं। सी पे टेंशन कितना है, 3 mg। अब तब पूछे हैं टेंशन एट ए क्या होगा और टेंशन एट डी क्या होगा, और ए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नहीं लगता है कि यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है यार, आप ऑब्जर्व करके बैठे हुए हैं, तो टी ए माइनस टी सी इक्वल टू 6 mg, हाँ या ना? अभी तो पढ़ाए थे। तो टी ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 mg, और टी ए निकाल लिया और टी सी पता है, तो टी डी नहीं निकाल लीजिएगा, 3 mg प्लस 9 mg, हाँ या ना? और डिवाइडेड बाई 2 कितना mg, 6 mg। तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर लेंगे इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में, हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा? चलिए आज के बाद इस टाइप का प्रॉब्लम छूटेगा ही नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अभी देखते हैं कि इसी टाइप का प्रॉब्लम नीट का क्वेश्चन बैंक में भरा पड़ा रहता है, मतलब इरिटेट हो जाइएगा जब देखिएगा बर्फ एनर्जी का प्रॉब्लम, तो बस इसी टाइप का रहेगा सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट थ्योरी इसी में लेके चल रहे हैं कि सर सर्कल कंप्लीट होगा तब तो इतना सारा बात समझ में आ गया। अब सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, नहीं और नहीं होगा तो क्या होगा उसको देख लेना है। तो फिर से सेम थ्योरी भी नॉट। तो जो पहला क्वेश्चन मेरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ भी नॉट एंड पोजीशन। क्या लिखे हैं स्टूडेंट, देखिए तो, फाइंड द वैल्यू ऑफ भी नॉट एंड पोजीशन सो दैट टेंशन एंड स्पीड becomes zero simultaneously। मतलब वैल्यू ऑफ भी नॉट क्या होगा और पोजीशन कहाँ पे होगा, जिसके लिए स्पीड का वैल्यू और टेंशन का वैल्यू एक साथ जीरो हो जाए। सॉल्व कीजिए, डू इट फास्ट।
तो v का वैल्यू क्या था स्टूडेंट, बोलिए, v नॉट स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, और टेंशन का था एम वी नोट स्क्वायर बाई एल अब प्लस एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2। तो दोनों को अब जीरो, और v और t का वैल्यू, दोनों वैल्यू एक साथ जीरो होना है। उसके लिए v नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, और वो कहाँ पे जाकर एक साथ जीरो होगा, किस वैल्यू ऑफ v नॉट के लिए एक साथ जीरो होगा और कहाँ पे जीरो होगा। तो इसका वैल्यू अगर जीरो करते हैं, v का वैल्यू जीरो करते हैं, तो बताइए तो क्या मिलेगा, जरा बोलिए फास्ट। तो अगर इसका वैल्यू तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ या ना। और वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, और टेंशन को भी तो जीरो होना है। तो m बाई एल, अब वी नॉट का वैल्यू कितना, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस एम जी 3 कॉस थीटा माइनस 2, हाँ या ना। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा अब प्लस mg 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 0। और mg कैंसिल कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल इक्वल टू 0। देन क्या यहाँ से आया स्टूडेंट, देखिए तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्या आया स्टूडेंट, कॉस थीटा इक्वल टू 0। और कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। 270 भी होगा, बट अभी हम लोग 90 डिग्री पकड़ रहे हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब उसके पीछे वजह यह है कि बोलिए कि सर 270 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहां पे आकर स्पीड जीरो ही हो गया और टेंशन भी जीरो हो गया। तो यहां पे स्पीड अगर जीरो ही कर दिए तो क्या वापस ऊपर जाने के लिए इसके पास स्पीड है, नहीं है। तो क्या वापस जाएगा, और जब यहां पे स्पीड जीरो हो गया तो ऊपर जाएगा या वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा। ओके, लेकिन अभी आपको सिर्फ पोजीशन मिला है, इसका मतलब है कि टेंशन और स्पीड दोनों अगर साथ साथ जीरो होगा तो पहला बात को जीरो कहाँ पे होना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जीरो होगा। अब तो यहाँ पे थीटा का 90 वैल्यू पुट करते हैं, देन वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट, देखिए तो वी नॉट इक्वल टू व्हाट, 2gl। ये बहुत मार्केबल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब है कि किस वैल्यू ऑफ वी नॉट के लिए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए सो दैट स्पीड एंड टेंशन बिकम्स बोथ जीरो साइमल्टेनियसली, हाँ या ना। तो वो वैल्यू है √2gl। कौन सा वैल्यू है स्टूडेंट, √2gl। तो √2gl से प्रोजेक्ट करेंगे तो पार्टिकल का स्पीड और टेंशन दोनों एक साथ जीरो होगा, और लेकिन वो कहाँ पे जीरो होगा, वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया, ओके। तो यहां अगर आप एक लाइन अगर लिखना चाहेंगे या मिलाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ वी नॉट इक्वल टू √2gl देन टेंशन एंड स्पीड बिकम्स जीरो साइमल्टेनियसली एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट, अब आगे का थ्योरी बढ़ाने से पहले यहां देखिएगा, वैसा सिचुएशन जिसमें पार्टिकल सिर्फ यहां तक जा पाया, ए से बी तक,
करेक्ट। और बी पे आके इसका भी 0 हो गया, बट अभी टेंशन 0 नहीं हुआ है। ध्यान सुनिएगा, और उसके लिए क्या होगा वो मैं बता दूंगा। तो वैसा सिचुएशन जिसमें भी 0 हो गया, स्पीड बिकम 0 बिफोर टेंशन बिकम 0। टेंशन को 0 होने से पहले स्पीड ही 0 हो गया, तो क्या पार्टिकल यहां से ऊपर जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो मोशन का कैरेक्टर क्या रहेगा? यहाँ पे किस टाइप का फिर मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा या ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। यस, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि आप एक ऐसा भी नोट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसा भी नोट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं जिसके लिए स्पीड का वैल्यू पहले 0 हो गया बट टेंशन 0 नहीं हुआ। तो उस टाइम पे मोशन ऑफ द पार्टिकल कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा या ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। चलिए, आप लिख लीजिए सर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in horizontal direction at lowest point with a speed equal to root over GL by 2 under root GL by 2. Find the position where the speed, find the position where the speed and tension becomes 0। मतलब स्पीड के लिए अलग निकालना है और टेंशन के लिए अलग निकालना है। फाइंड द पोजीशन वेयर स्पीड एंड टेंशन बिकम्स 0। तो देखिए, इस टाइप के सिचुएशन के लिए, और हम लोग कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं? हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं V नॉट इक्वल टू रूट ओवर GL बाई 2। तो अब स्पीड के लिए तो हम लोग का रेडीमेड फार्मूला था ना, क्या था? बोले तो कॉस थीटा, और स्पीड को अगर 0 कर देते हैं तो V नॉट स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस, और जहाँ पे स्पीड 0 होगा वहाँ के थीटा को मैं थीटा भी बोल रहा हूँ बताने के लिए। थीटा भी द पोजिशन वेयर स्पीड बिकम्स 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, और V नॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा V नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? V नॉट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा GL बाई 2 माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा भी। तो यहां से कॉस थीटा भी का वैल्यू क्या होगा? कॉस थीटा भी इक्वल टू बोले तो 3/4। वेरी गुड, 0.75। और टेंशन का फार्मूला क्या था? एम V नॉट स्क्वायर बाई L प्लस mg 3 कॉस थीटा माइनस 2। और टेंशन जहाँ पे 0 लेंगे तो m बाई L, अब V नॉट स्क्वायर का वैल्यू GL बाई 2, अब प्लस mg, और जहाँ पे टेंशन 0 होगा उस एंगल को मैं थीटा टी नाम दे रहा हूँ। तो L से L कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा टी इक्वल टू कितना आया?
डू इट फास्ट। जल्दी से बताइए। हाफ, यानी कि कॉस थीटा भी आया 0.75 और कॉस थीटा टी आया 0.5। आया ना स्टूडेंट? और ये बताइए आप कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए थे? V0 इक्वल टू रूट ओवर GL/2। क्या इस स्पीड के लिए पार्टिकल यहां पे पहुंच पाएगा? अगर आपको मैं बोल दिया कि आप क्रॉस चेक करके मुझे बताइए, क्रॉस चेक करके बताइए कि अगर V0 इक्वल टू रूट ओवर GL/2 से प्रोजेक्ट किए हैं और D पे पार्टिकल पहुंच गया है, तो D पे पहुंच गया है तो वहां पे अगर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर अप्लाई करेंगे तो यहां पे स्पीड आपको निगेटिव दिखाएगा। क्या दिखाएगा? निगेटिव। इसका मतलब वहां पे पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी ये तो अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यहां पे आने के लिए, यहां तक जस्ट पहुंचने के लिए तो उसको √2GL चाहिए था। अभी जस्ट सॉल्व किया है ना, यहां पे एटलीस्ट किसी भी तरीके से आने के लिए उसका मिनिमम स्पीड क्या चाहिए था? √2GL। √2GL से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तब जाकर यहां पे पहुंच पाएगा, और यहां पे पहुंचेगा, लेकिन जैसे तैसे यहां पे आकर पहुंचकर उसका स्पीड क्या हो गया? 0, टेंशन भी 0। हाँ या ना? इसका मतलब डैम श्योर यहां तक तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितना हम लोग क्या √2GL से प्रोजेक्ट किए थे या √GL/2 से प्रोजेक्ट किए थे? √GL/2 से प्रोजेक्ट किए थे। इसका मतलब है कि पार्टिकल यहां पे नहीं पहुंचेगा। तो जो भी गेम है वो 0 से 90 के बीच का है। हाँ या ना? इसका मतलब है इसका जो भी मोशन रहेगा वो D से बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, और ना D पे जाएगा। इसका मोशन A से D के बीच में रहेगा। हाँ या ना स्टूडेंट? A से D के बीच में रहेगा। लेकिन A से D के बीच में बोलिए किसका वैल्यू पहले 0 हो जाएगा? तो आपको नहीं पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा का वैल्यू कम होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा होता है। हाँ या ना? तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है? 0.75 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कौन सा एंगल बड़ा रहेगा स्टूडेंट? थीटा ग्रेटर देन थीटा भी। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन 0 होने से पहले कौन 0 हो गया? स्पीड बोलिए। चलिए, इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री था ना, कॉस्ट, सॉरी 60 नहीं था, तो ए था मेरा वैल्यू क्या? थीटा भी, करेक्ट। और थीटा टी तो क्या रहता? थोड़ा बड़ा एंगल रहता। हाँ या ना? और यहां पे क्या हो गया स्टूडेंट? भी 0, और टेंशन यहां पे आकर 0 होगा, तो टेंशन का भी 0 होगा क्या? भी 0 होने पर आप वापस यहां जाएगा। ये तो सॉल्व करने के लिए सॉल्व करवाए ना आपसे। अब कॉमन सेंस की बात है, स्पीड यहां पे ही 0 हो गया है, बट यहां पे स्पीड 0 हुआ, बट टेंशन 0 नहीं हुआ। टेंशन आगे जाके 0 होता, बट आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि थीटा टी अगर ग्रेटर देन थीटा भी, तो टाइप ऑफ मोशन क्या रहेगा? ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। क्या मोशन रहेगा स्टूडेंट? ऑसिलेटरी मोशन रहेगा, करेक्ट। जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? थीटा भी रहेगा। क्या रहेगा? थीटा भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर थीटा टी ग्रेटर देन थीटा भी, तो टेंशन कभी 0 होगा ही नहीं, और स्पीड जहाँ पे 0 होगा वही उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, उसी एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करते रहेगा। बट ये सिचुएशन कब तक रहेगा? तो मेरा ऑब्जर्वेशन है
और एक काम मेरा किया हुआ है, ठीक है। अब उसका सिर्फ आप एडवांटेज उठाइए। एक काम यह है कि अगर वी नॉट का वैल्यू जीरो से बड़ा और रूट ओवर अंडर रूट 2gl से छोटा, किससे छोटा? जीरो से बड़ा और रूट ओवर अंडर रूट 2gl से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। इसके बराबर भी अगर हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बराबर भी हो जाएगा, अगर एडजेक्ट अंडर रूट 2gl हो जाएगा तब भी क्या ये मोशन ऐसे होगा, ऊपर जाएगा या इसके यहां से ऐसे ऑसिलेट करेगा, हाँ या ना? ऑसिलेट करेगा, जिसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इसका यस, इसका मतलब है कि मैं बहुत सारा वैल्यू पे काम कर लिया हूं, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो 2-4 वैल्यू आप भी ले लीजिएगा, समथिंग लाइक दिस कि नहीं राकेश सर बोले हैं एक बार चेक करना चाहिए, रूट ओवर 3gl/2 या 0 से 2gl के बीच में इनफाइनाइट नंबर रहेगा, तो बहुत सारा 10-15 वैल्यू लेकर अगर आपके पास सरप्लस टाइम है, बचा हुआ है, तो 0 से अंडर 2gl के बीच में बहुत सारा वैल्यू लेकर चेक कर लीजिएगा। हर बार आपको यही मिलेगा, थीटा टी बड़ा मिलेगा और थीटा भी छोटा मिलेगा, समझे? क्या बड़ा मिलेगा? थीटा टी बड़ा मिलेगा और थीटा भी छोटा मिलेगा। इसका मतलब इस जोन के लिए अगर वी नॉट का वैल्यू 0 से बड़ा और अंडर रूट 2gl के बराबर या उससे छोटा रहेगा, देन ऑलवेज थीटा टी ग्रेटर देन व्हाट? थीटा भी, मतलब टेंशन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही स्पीड 0 हो गया, उसको वापस ले आएगा। और टाइप ऑफ मोशन क्या रहेगा? यस, एंड टाइप ऑफ मोशन बिकम्स ऑसिलेटरी मोशन, जिसका हो जाए एम्पलीट्यूड इज थीटा भी। यस, तो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा अब, नहीं? इतना मेहनत करके कंक्लूजन यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब एग्जाम में अगर आ गया, मान लेते हैं अंडर रूट 3gl/2 से प्रोजेक्ट किए, अब तब पूछेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब बिल्कुल ऊपर में, टेंशन क्या होगा? तो टेंशन वहाँ पे जाएगा ही नहीं, मोशन क्या रहेगा? ऑसिलेटरी मोशन रहेगा। कंप्लीट सर्कुलर मोशन कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में मूव नहीं करेगा, करेक्ट? अब यहाँ पे अगेन अगर वी नॉट का वैल्यू रूट ओवर 4gl हो जाए, कितना हो जाए स्टूडेंट? रूट ओवर 4gl, करेक्ट? तो अगर रूट ओवर 4gl से प्रोजेक्ट करते हैं तो इतना तो डैम से यार आपको कॉन्फिडेंस है कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, है या ना? क्योंकि यहाँ तक तो आने के लिए उसको रूट ओवर 2gl ही चाहिए था, और आपने दे दिया रूट अंडर रूट 4gl, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं रहेगा क्या इस वैल्यू के लिए क्या इस जोन में रुक पाएगा या इसको ओवरशूट कर जाएगा? ओवरशूट कर जाएगा। तो फॉर दिस वैल्यू फिर से सेम क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेयर टेंशन एंड स्पीड बिकम 0।
चलिए वैल्यू बताइए। कॉस थीटा भी बताइए पहले न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। -1। वेरी गुड। और कॉस थीटा टी कितना आया स्टूडेंट? ये मुझे आंसर याद था, मैं आप लोग का वेट कर रहा था। ठीक है, तो अब बताइए, ये तो समझ में आ गया कि एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा दोनों केस के लिए क्योंकि वैल्यू निगेटिव है, लेकिन और ये भी समझ में आ गया कि ये डी पॉइंट को क्रॉस करेगा, लेकिन स्पीड तो यहां पे 0 होगा, हाँ या ना? क्योंकि थीटा इक्वल कितना आया है 180, करेक्ट। यहां पे आके स्पीड 0 होगा, बट टेंशन तो यहां पे ही 0 हो गया, और ए वैल्यू थीटा टी है और ए वैल्यू क्या है थीटा भी है। तो बोलिए पहले कौन 0 हुआ? ये तो ग्राफ पता है ना कि पहले आपको -0.66 मिलेगा या पहले -1 मिल जाएगा? कौन मिलेगा पहले? अगर 0 डिग्री से शुरू करते हैं तो, राइट। इसका मतलब ये है कि 0 से नहीं लगता कि 0 से 180 के बीच में कॉस का वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, हाँ या ना? तो 0 से 180 के बीच में वैल्यू छोटा तो एंगल बड़ा, करेक्ट। तो -1 और -0.66 में कौन बड़ा कौन छोटा? -1, तो उसका एंगल 180 बड़ा रहेगा। इसका मतलब टेंशन पहले 0 हो गया, बट जहां पे टेंशन 0 हुआ वहां पे भी 0 नहीं हुआ है। भी कहां पे जाके 0 होगा? बट वहां पे जा पाएगा क्या? नाउ स्ट्रिंग बिकम स्लैक, नाउ टेंशन 0, तो स्ट्रिंग क्या हो गया है? स्लैक कर गया। तो लेकिन स्पीड बना हुआ है, यहाँ पे स्पीड है, सिर्फ क्या हुआ है स्ट्रिंग स्लैक कर गया। तो बताइए अब एक बात यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ए तो पता है कि ए से डी के बीच में स्पीड पहले 0 होता है, टेंशन बाद में 0 होता है, हाँ या ना? बट डी के बाद में बियॉन्ड डी अगर दोनों में से 0 होना होगा तो कौन पहले 0 होगा? पहले टेंशन 0 होगा, स्पीड बाद में 0 होगा, ओके। पहले टेंशन 0 होगा और स्पीड बाद में 0 होता है, करेक्ट। तो अगर टेंशन 0 हो गया इस कंडीशन के लिए, तो टेंशन अगर 0 हो गया, मान लो यहां पे टेंशन 0 हो गया और यहां पे आए हुए थे, लेकिन यहां पे टेंशन तो 0 हो गया स्टूडेंट, बट यहां पे स्पीड 0 नहीं हुआ। बट नहीं लगता कि ए से यहां तक ये सर्कुलर आर्क था, सर्कुलर मोशन का पार्ट था, सर्कल का पार्ट था जिसका रेडियस l, हाँ या ना? ए से
पॉइंट ई तक या पॉइंट पी तक या अभी पॉइंट डी पे नहीं पहुंच पाया है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, मजाक में मत लीजिएगा। तो पॉइंट पी और ए है थीटा टी, तो ए एंगल निकाल लीजिएगा, थीटा टी -90 है या ना।